ठीक है, तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, 25 लेक्चर हुआ लगता है नहीं? उसमें जो लास्ट वाला सेक्शन है वो किसका चल रहा था? लास्ट सेक्शन जो है वो हीट का चल रहा था, है ना? हीट में कितना चैप्टर पढ़े? हीट में हम लोग वो लीनियर एक्सपेंशन वाला से लेकर के अल्फा बीटा गामा से लेकर के थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कंडक्शन टू बी फेयर, ठीक है, हीट फ्लो के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद 2 चैप्टर था कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो इस बार का जो एनटीए का सिलेबस है, सिर्फ इस बार का एनटीए का जो सिलेबस है उसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन आ नहीं रहा है, और स्कूल एग्जाम को सामने रखते हुए हम लोग अभी फिलहाल कन्वेक्शन और रेडिएशन को रोक दे रहे हैं। अभी हम लोग सीधा हीट का अगला वाला चैप्टर, जो कि बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अलग चैप्टर नहीं है, पूरा खुद का ही एक चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज टीडी, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो जो टॉपिक अभी मतलब एनटीए में जो 30% कट किया गया है, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ दिन के बाद जब जैसे खत्म हो जाए उसके बाद आराम से उसको करेंगे। ठीक है, ओके। तो टीडी स्टार्ट कर देंगे, थर्मोडायनामिक्स। कमाल का चैप्टर है और बहुत लंबा चैप्टर है टीडी, और इसके बारे में बेसिक शायद आप लोग केमिस्ट्री में भी अभी फिलहाल पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ लिए होंगे। ठीक, तो थर्मोडायनामिक्स पहले डेफिनेशन लिखेंगे। थर्मोडायनामिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो कि पिछला चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, हीट, वर्क, टेम्परेचर, उसका रिलेशन बताएगा एनर्जी, रेडिएशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के साथ। थर्मोडायनामिक्स, थर्मल हीट है, और डायनामिक्स के बारे में आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। ठीक है, हीट का डायनामिक्स इज थर्मोडायनामिक्स, नाम ही तो है थर्मोडायनामिक्स। हीट का डायनामिक्स इज टीडी, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, रेडिएशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अभी एक चैप्टर है 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में एक चैप्टर है, और आप लोग में से आगे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, मतलब जो लोग साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे, वाया इंजीनियरिंग और फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स आगे बढ़ते हो, तो थर्मोडायनामिक्स खुद का एक पूरा सब्जेक्ट बनेगा। अभी तो ये एक चैप्टर है, आगे जाते जाते अब आगे मतलब अब 12th के बाद की बात हो रही है, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में चैप्टर का बात नहीं कर रहा, पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा। इतना ज्यादा टॉपिक जो है वो हीट से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग में से फ्यूचर में कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े या फिर बने मैकेनिकल इंजीनियर, तो 4 साल में सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ना है। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा पेपर है, मतलब 4-4 साल, या उसके बाद जो बीटेक किया, फिर एमटेक किया, पीएचडी लिया, तो टीडी में इनफाइनाइट टॉपिक है, पढ़ने के लिए खत्म नहीं होता। मतलब आप नॉर्मल टाइम में पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ नहीं सकते, इतना ज्यादा इसमें टॉपिक्स कवर किया हुआ। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। एसएचएम बंद करो। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, रेडिएशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म हम लोग लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। पहला टॉपिक लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। चैप्टर को शुरू करने में ही मुश्किल है, उसके बाद जब स्टार्ट हो गया तो दौड़ करके चलेगा। दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये वर्ड वैसे पहले आ चुका है ना? हाँ, क्या? टेम्परेचर। 2 सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कब? जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए। पिछले कुछ दिनों से स्टेडी स्टेट पढ़ रहे थे, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर सेम नहीं हो रहा था, इसमें फ्लो रेट सेम हो रहा था। फ्लो रेट सेम होने पर फ्लो रुकता नहीं है, चलता है, फ्लो रेट जो है वो सेम हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो रुक जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल, हीट लॉस, हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सब तरफ से थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पहले सुने हैं, अब लिखेंगे। लिखो, 2 systems are said to be in thermal equilibrium with each other. 2 systems are said to be in thermal equilibrium with each other. कब? When they attain, और या फिर when they are at the same temperature। ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में पहले सुने थे हम लोग, अब लिख रहे हैं, है ना? इसके बारे में आप लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कैलोरीमेट्री जब टॉपिक पढ़े थे तब सुने थे इसके बारे में। तो इसको सेटअप करना था साइड से जाकर, चैप्टर को शुरुआत करने में देरी है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट
जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। क्या डिलीट कर दी क्या? लास्ट में करेंगे। जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लिखो, जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। पढ़े हो शायद केमिस्ट्री में? चलो ठीक है, अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ही मदद करेगा, बाकी फ्रेश ही पढ़ना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो पढ़े सो पढ़े, अब अपना लगी। फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स का अपना ही स्वैग है। कछुआ बनाते रहो। हाँ बोल रहा बताइए। तो तीन सिस्टम ऑफ गैसेस है, ठीक है। यहां पर कुछ गैस का सिस्टम है, ठीक है। यहां पर भी कोई गैस है दूसरा, और यहां पर भी गैस है, और सब मेंटेन किया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर में। इस पे तीनों जो है वो अलग अलग टेम्परेचर में मेंटेन किया हुआ। तीन गैस का सिस्टम है और तीनों किस में मेंटेन्ड है? अलग अलग टेम्परेचर में। और ए और बी के बीच में एक वॉल लगा है, इसको हम लोग एडियाबेटिक वॉल कह रहे हैं। अभी एडियाबेटिक के बारे में आप लोग पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से पढ़ेंगे। एडियाबेटिक का मतलब ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं होना चाहिए। किसी तरह से बनाना है इसमें ए और बी के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो वॉल है वो डाइथर्मिक वॉल है, डाइथर्मिक वॉल, हाँ, जो कि हीट फ्लो अलाउ कर दे। ठीक है, तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे है। तो क्या होगा, पिछला चैप्टर हम लोग पढ़कर आए, इसलिए इसको हीट का ही एक इलोंगेशन माना जाता है। हीट का ही आगे का चैप्टर है, हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे हम लोग खींच सकते हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों में तो हीट फ्लो हो नहीं पाएगा, बट इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में हो सकता है हीट फ्लो हो सकता है। कब तक होगा? जब तक सेम ना हो इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले। थोड़े देर के बाद ये सिस्टम और ये सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से ये दोनों थोड़े देरी के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, करेगा ना? समझ आ रही बात? फिर उसी समय पर ये बी भी तो सी के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो ये दोनों भी थोड़ी देर के बाद क्या करेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कुछ देर के बाद ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और बी और सी भी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। फिर ये वाला जो वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है, ये क्या रोके हुए है? इन दोनों के बीच का हीट फ्लो को रोके हुए। जैसे ही इस एडियाबेटिक वॉल को हम लोग हटाएंगे तो पता ये चलेगा कि ए और बी के बीच में भी हीट फ्लो नहीं होगा। पहले तो रोका ही हुआ था एडियाबेटिक वॉल, बट ऐसा हटाने के बाद भी पता चलेगा कि दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं होगा। यही जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि सिस्टम ए और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी को भी अगर मौका मिलेगा तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा। दिस इज आवर जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, लिखो। ज्यादा लिखेंगे नहीं, कॉपी भर जाएगा, थोड़ा आराम से लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट if two systems, नाम है A and C, and B and C are at thermal equilibrium with each other, then क्या A and B should also
बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग कहते हैं ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्या सब चैप्टर शुरू नहीं हुआ, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। और ठीक है, तो चैप्टर को बिल्डअप करने के लिए पहले कुछ इसको डेफिनेशंस के थ्रू निकालना पड़ेगा। पहला नंबर है टीडी सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको कहेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको कहेंगे। पूरे चैप्टर को मेंस एडवांस नीट स्कूल एग्जाम में निकालने के लिए थर्मोडायनामिक सिस्टम शब्द को पहले समझ लेना होगा। थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये जो रूम है, इसको एक क्लोज्ड वेसल को सोचो, एक क्लोज्ड वेसल, कंसीडर दिस रूम एज अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, और पूरे तरह से क्लोज कर दो रूम को। ठीक है, फिर इस रूम में क्या बच जाएगा, एयर और यू कैन से गैस का मॉलिक्यूल्स बच जाएगा। समझ आ रही बात, ये क्लोज रूम कर दो, इसके अंदर गैस का मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या क्या होगा, कुछ टेम्परेचर, कुछ वॉल्यूम, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, हाँ उसके पास क्या क्या होगा, प्रेशर, कुछ खास, कुछ वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर, कुछ एक खास टेम्परेचर पर होगा, रैंडम मूव करेगा तो पोजेस करेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी, है ना। यही है हमारा, मतलब ऐसे ही समझेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, क्या समझे, एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system। सिर्फ मेंस एडवांस नीट और स्कूल एग्जाम का बात करें तो आपका जितना भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही होगा, एक कंटेनर, उसके अंदर गैस का मॉलिक्यूल्स, जिसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू होगा, वही थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ठीक, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में तो देखे, बट द वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, वो जो पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो ठीक है, बट और भी कुछ वेरिएबल्स होंगे जिसके मदद से हम लोग उस थर्मोडायनामिक सिस्टम को पढ़ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझाया जा पाएगा। उन सारे वेरिएबल्स को हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं। द वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, U इज इंटरनल एनर्जी, S है इंट्रोपी, एक्सेट्रा में और भी है, बट हम फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो हम लोग एंट्रोपी तक ही रुक जाएंगे। जो लोग केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं, एंट्रोपी एक्चुअली में क्वेश्चन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में एक्चुअली में एंट्रोपी तक भी नहीं जाना है। जो आपका 99.5% क्वेश्चन मेंस का, एडवांस का, नीट का, स्कूल एग्जाम का है, वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी तक ही रह जाएगा। एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब जो है वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ठेला हुआ है। दोनों मिला करके थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होगा। जैसे आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिए तो बोलते हो टीडी पूरा हो गया, तो नहीं होगा। सिर्फ केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा। दोनों 11th क्लास में ही है, दोनों थर्मोडायनामिक्स जोड़ो तब तुमको माना जाएगा कि कम से कम 11th-12th लेवल का थर्मोडायनामिक्स तुमको आ रहा है। ठीक है, खैर, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन कौन हो गया, PVTUS, इंथैल्पी भी है, फ्री एनर्जी भी है, वो सब भी होगा, बट PVTUS आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्टेट, a relationship between pressure, volume and temperature for a system is called equation of a state। एक ऐसा इक्वेशन जो कि गैसेस, मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कनेक्ट कर सके, उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ अ स्टेट कहते हैं। सबसे फेमस वाला जो इक्वेशन ऑफ अ स्टेट है वो आप लोग किस चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। यहाँ भी पढ़ेंगे, बट अभी पहले से ही लिख करके हम लोग रख रहे हैं। एक मोल ऑफ एन आइडियल गैस में PV बराबर RT और N मोल के लिए nRT। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्यों, क्या, किस लिए, कहां से आया, सब पढ़ेंगे। बट शुरुआत में ही PV बराबर nRT ही इस पूरे चैप्टर का इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, और उसके बाद लिख रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रोसेस कब होगा, प्रोसेस कब होगा, तो जैसे ही कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस शुरू हुआ तो अभी क्या बताएगा था कि एक रूम है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, सबका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है और कुछ उसके पास एंट्रोपी है। जैसे ही वो चेंज होना शुरू करे टाइम के साथ तो समझ लेना क्या शुरू हो गया, तभी शुरू हो गया थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जैसे ही थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ये है
जैसे ही ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज होना शुरू हो गया टाइम के साथ, तब समझ लेना थर्मोडायनामिक प्रोसेस शुरू हो गया और यू कैन से थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, द टीडी प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस व्हेन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, इसमें कुछ के बारे में आप लोगों को मालूम है। अगर यही थर्मोडायनामिक प्रोसेस आइसोबेरिक या फिर आइसोबारिक हुआ तो उसमें ये पूरा डेफिनेशन नहीं होगा। टीडी प्रोसेस है, टीडी प्रोसेस का डेफिनेशन थर्मोडायनामिक वेरिएबल और थर्मोडायनामिक सिस्टम इन सब के बारे में लिखोगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आइसोबारिक एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज हो जाए बट प्रेशर कांस्टेंट रह जाए। वैसे खास तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। फिर अगर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, बाय चांस उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए, वैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। आ रहा है समझ में। तीसरी वाला वर्ड है आइसोथर्मल। अगर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है बट वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हो रहा है तो वैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। अरे समझ में। और एक के बारे में तो थोड़ी देर पहले ही लिखे थे, एडियाबेटिक। अगर ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है जिस प्रोसेस में हीट फ्लो नहीं हो रहा है और यू कैन से कि एट कांस्टेंट हीट पर हो रहा है। कांस्टेंट हीट मतलब नो हीट फ्लो, हीट का फ्लो जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में नहीं हो रहा हो वैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इसको लिखो। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर को स्टार्ट। अभी चैप्टर मतलब थ्योरेटिकली स्टार्ट नहीं हुआ, पहले इसको बिल्डअप करना पड़ता है। टॉपिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। और इंटरनल एनर्जी क्या तुम बोल दो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। और गैस मतलब वही जो अभी थोड़ी देर पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम का डेफिनेशन था उसको समझना। रूम है मतलब वेसल है, क्लोज वेसल, उसमें ढेर सारा गैस का मॉलिक्यूल्स है, उसी के बारे में बात हो रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। तो बताओ कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जैसे कि गैस का ढेर सारा मॉलिक्यूल्स एक क्लोज कंटेनर में है, वो कितने तरह का एनर्जी प्रोसेस करेगा। इंग्लिश मीडियम के हो, इंटरनल मतलब अंदरूनी है, एनर्जी है मतलब उस गैस मॉलिक्यूल्स का आपस का जो एनर्जी है उस कंटेनर के अंदर, वही है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा एनर्जी उसके पास होगा। काइनेटिक एनर्जी। कैसा काइनेटिक एनर्जी मतलब क्यों काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? काइनेटिक क्यों होगा पहले वो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, ये गैस का मॉलिक्यूल्स है और गैस का मॉलिक्यूल्स एक क्लोज कंटेनर में है, वो रैंडमली जो है वो मूव करते रहेगा, कंपलसरी है। मूव वाला एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये होगा। और वाइब्रेशनल एनर्जी ठीक है, वो बाद में देखते हैं होगा, बट वो सॉर्ट ऑफ अभी काइनेटिक ही मान के छोड़ देंगे। पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियस और एटम इलेक्ट्रॉन के जो फोर्स होगा, उतना नहीं, उतना ऐसे उतना डिटेल्स में नहीं, ऐसे बताओ ना गैस मॉलिक्यूल्स रूम के अंदर है, कितने तरह का वो एनर्जी जो है वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ एक्चुअली में, आप लोग ठीक है बता ही रहे हो, तो पहले यू से डिनोट कर लिया जाए। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी पढ़ते पढ़ते कुछ दूसरा चीज पढ़ने लगेंगे हम लोग। इंटरनल एनर्जी पढ़ते पढ़ते हम लोग दूसरा चीज पढ़ने लगेंगे। गैस के बारे में बात आप लोग कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आप लोग दो तरह का गैस पढ़ कर आए हैं। एक पढ़े हैं आइडियल गैस, रियल गैस, और एक कहते हैं रियल गैस। अब थोड़ा बताओ किसको कहते थे आइडियल गैस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं होता। अच्छा ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन आप लोग बता रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं जो गैस पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर जाए वही आइडियल गैस है, और जो गैस पीवी बराबर एनआरटी को नहीं फॉलो करे वो रियल गैस है। बट ये सब नहीं चलेगा, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन में चैप्टर में, ये वैसे में भी गलत डेफिनेशन टू बी फेयर है ना। कोई एक इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस है, ये डेफिनेशन वैसे में भी गलत है ना। कुछ आप लोग बता रहे, देखो अब ध्यान से, आइडियल गैस वैसे गैसेस को कहते हैं
जिन गैसेस के बीच का आपस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वैसे गैसेस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। समझ में आया कुछ की बाउंस कर गया? आ गया। क्या समझे? गैस है, रूम के अंदर है, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस का मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक में, ऐसे तो दूर होता है गैस का मॉलिक्यूल, बट क्योंकि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है तो है साथ में, और उन सारे गैस मॉलिक्यूल्स के आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लोग इग्नोर कर दे तब उस तरह का जो गैस होता है उस गैस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। समझ आ रही बात? और अगर गैस है उसके आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर करते हो तो वैसा गैस जो होगा वो रियल गैस होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी की बात तो अभी फिर से आ जाते हैं, इंटरनल एनर्जी और ये हो गया इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आइडियल गैस से पहले हम लोग अब चलो आइडियल गैस के या रियल गैस के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो रियल गैस में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या लेना है। रियल गैस के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसका आपस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये लेना है। अरे समझ में आ रही बात? रियल गैस में आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमें लेना है। ठीक है, अब ऐसा सोचो गैस का मॉलिक्यूल से सबके आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब जब गैस को कंप्रेस करोगे या फिर गैस को एक्सपैंड करोगे, अगर उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी ले रहे हो, जो कि रियल गैस के केस में ले रहे हो, तो जब वो अट्रैक्शन और कंप्रेशन करेगा तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में जाके करना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर कंसीडर कर रहे हो तो अब उसको तुम कंप्रेस करो या फिर उसको तुम एक्सपैंड करो, चाहे हीट दे करके या फिर हीट निकाल करके, तो उसके आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको डिस्टर्ब करते हुए तुम ये काम कर रहे हो। तो उस केस में हम लोग पीछे 9th में 8th में और अभी 11th में भी पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से बनता है? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। उसको जब तुम चेंज कर रहे हो, समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको चेंज करने का मतलब है कि तुम जो वॉल्यूम है उस गैस का उसको चेंज कर रहे हो, या फिर वाइस वर्सा वॉल्यूम ऑफ गैस को एक्सपैंड या फिर कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ये तब होगा जब तुमने उन दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिया है, तभी तो डिस्टर्ब कर रहे हो। लेते ही नहीं तो डिस्टर्ब ही नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? अब हम लोग अगर तोड़ते हैं, आप लोग से भी थोड़ी देर पहले पूछा गया था गैस कितने तरह का एनर्जी प्रोसेस करेगा, तो आप लोग बताए बहुत सारे तरह का। बहुत सारा ठीक है, आपके आंसर सही है, बहुत तरह का करेगा, बट वो दो ही तरह का लेते हैं। एक को हम लोग इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और एक जो आप लोग बोले हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधी किसका फंक्शन होगा? मैथ्स वाले लोग फंक्शन भी पढ़े हैं, नॉन मैथ्स वाले लोग भी 9th 10th में अलजेब्रा में फंक्शन के बारे में जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी सीधा टेम्परेचर का फंक्शन है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। और इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ये वॉल्यूम का फंक्शन है। वॉल्यूम को ज्यादा कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? क्या समझे? सिंपल हिसाब किताब। रियल गैस एक ऐसे गैस को कहते हैं जिसका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर। एक ऐसा गैस जिसका इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन हो उसको हम लोग रियल गैस कहते हैं। बाकी डेफिनेशन तो आप लोग बता ही दिए। जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर कर रहे हो उसको हम लोग रियल गैस कहते हैं। मेरे को डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा गैस जिसका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दैट विल बी कंसीडर्ड एज रियल गैस। आइडियल गैस में क्या होगा? आइडियल गैस में हम लोग आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर ही नहीं करते। तो जब एक बार आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में केवल एक ही तरह का एनर्जी बच गया। कौन सा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो रियल गैस, आइडियल गैस ऐसे गैस को कहेंगे जिसका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। रियल गैस ऐसे गैस को कहेंगे जिसका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर। वॉल्यूम पर है इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, ये सब लिख ही लोगे कॉपी में शॉर्टकट में। और टेम्परेचर पर सिर्फ
8 पर्ची गाना बजा नहीं, वाह बड़ा अच्छा गाना है। फंक्शन मैथ्स वाले लोग बताएंगे, नॉन मैथ्स वाले लोग भी 9 10 में पढ़े हैं। फंक्शन है, इसका मतलब नहीं कि जितना टेम्परेचर होगा वही इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, कुछ फॉर्मूला आएगा, फंक्शन है तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों के फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो लोग अच्छे हैं आप लोग पढ़ने में, उन लोग अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपका जो सिलेबस केमिस्ट्री में फ्रेम किया गया है और टू बी प्रिसाइज 11 12 में फिजिक्स में फ्रेम किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस से होते हुए चलेगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला हमें आज भी मालूम नहीं है। तो उसके बारे में मालूम है कि वो वॉल्यूम का फंक्शन है, बट उसको किस तरह से प्रिसाइज रख करके उस पर कैलकुलेशन किया जाए ये नहीं हो पाएगा। इसी वजह से डेफिनेशन तो ठीक है, बट सिलेबस जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ केवल टेम्परेचर ओनली, केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंटरनल एनर्जी में हम लोगों को पढ़ना है ऑफ आइडियल गैस, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, लिखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीवी डायग्राम। एक्चुअली में टॉपिक का नाम पीवी डायग्राम नहीं है, टॉपिक का नाम इंडिकेटर डायग्राम है, बट सबसे फेमस इंडिकेटर डायग्राम जो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वो पीवी डायग्राम ही पढ़ेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि सारा क्वेश्चन सारा प्रूफिंग पीवी डायग्राम पर ही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। थर्मोडायनामिक स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, अभी थोड़ा पहले लिखे थे थर्मोडायनामिक स्टेट का डेफिनेशन है ना। थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ बना रहे हो कितने वेरिएबल पर, 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में, तो उसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, पीवी, पीटी, वीटी, एसटी, यूटी, ये सब एचटी केमिस्ट्री में जरूर पढ़े हो, ये सब दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स। बट चैप्टर को शुरू करने के लिए और यू कैन से सबसे फेमस वाला जो इंडिकेटर डायग्राम है, स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। नाम से ही पता चला 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल लेंगे, एक प्रेशर एक वॉल्यूम, वैसे इंडिकेटर डायग्राम को हम लोग पीवी डायग्राम कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कई तरह का पीवी डायग्राम बना सकते हैं। ये कौन सा बेबी डॉल, बेबी डॉल, अच्छा बेबी गर्ल, ये किसका है? एलन मो का। पीवी डायग्राम ऐसे ही कुछ अपने रैंडम एक आध बना। थोड़ा सा मैथ से अलग होगा, ठीक है ना। मैथ्स में आप लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो 7th क्लास से, उसमें पहला कोऑर्डिनेट मतलब जो पुट करते हैं पैरेंथेसिस में, पहला वाला वो एक्स एक्सिस का रहता है, दूसरा वाई का रहता है। हमेशा तो यही पढ़े हो, एक्स एक्सिस वाला पहला, फिर उसके बाद वाई वाला। यहाँ पर नाम से ही है पी वी, तो पहले पर कौन है? पी, और पी देखो किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। थोड़ा बहुत शुरुआत में अपना माइंड जो है वो सेटअप कर लेना। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक्स वाला किए हो, यहाँ पर पहले वाई वाला करना पड़ेगा पीवी डायग्राम में। तुम्हारा मेरा बनाया हुआ सिलेबस में पी वी है, पहले पी वाला लेना होगा, लेकिन पी 99% क्वेश्चंस पे वाई एक्सिस पे दिखेगा, तो उस पर पैनिक नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बाउंस कर रहा है। ऐसे कुछ भी ऐसे रैंडम अगर डायग्राम बनाए तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें जो थर्मोडायनामिक सिस्टम था वो ए से बी पर चला गया, बात रही नन्हे मुन्ने बच्चे, और एरो मार्क अगर यहां पर लगा दिए, ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसका यहां पर कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था यहां पर, है ना। कितना था प्रेशर का नाम कुछ मान लो, जैसे पी ए मान लो यहां पर, और ये कोऑर्डिनेट लिखे। अरे देखो पहले कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाला लिखा रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले एक्स का करते थे मैथ्स में, जब पीवी है तो पहले पी वाला कर ही दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें ये देखो कहां पर चला गया, ये गाली गलौज, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये बात हो गई। तो पीवी डायग्राम किसको कहते हैं? पीवी डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे बस ऐसे ही बना दिया अपने से, अब तुम खुद समझा सकते हो कि इसमें क्या हुआ। इस गैस सिस्टम का, इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का देखो क्या हो रहा है। इसमें
प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है इसका? प्रेशर का वैल्यू कम हो रहा है, वॉल्यूम का वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या हो रहा होगा गैस के साथ? प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो गैस खुल रहा होगा कि कंप्रेस हो रहा होगा? एक्सपैंड हो रहा होगा। देखो ऐसा खुद से बता दे रहे हो। यही इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम में दो वेरिएबल के मदद से ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ से हम लोग उस थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा उसके बारे में। ये तो एक सिंपल सा है बस ऐसे समझाने के लिए, बट इसमें आप लोग खुद बताए कि इसमें प्रेशर जो है वो कम रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो ये सब आप लोग खुद से बता रहे हैं। तो ये हम लोग पीवी डायग्राम की मदद से ये सब बता सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर यही चीज को अगर ऐसे बनाते कौन है, कोई इतना बात आज बचा दिया है, मरेगा मेरा, खत्म हो गया, खत्म, खेल खत्म। नहीं और नहीं और। इस केस में क्या लग रहा है? तो देखो इस केस में अगर यही पीवी डायग्राम में बट एरो मार्क इधर लगा दे तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जा रहा है इसमें? वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना। वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, देखो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। तो खुद से ही पता चला, बस एक इंडिकेटर डायग्राम से ऐसा मालूम चल रहा है कि इसमें गैस जो है वो कंप्रेस हो रहा होगा। यहाँ पर पता चल रहा है गैस जो है वो एक्सपैंड कर रहा होगा। यही पीवी डायग्राम है, मतलब सिर्फ ये नहीं है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के मदद से हम लोग एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब उतना चीज नहीं लिख करके वो सिर्फ पीवी डायग्राम से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम लोग लिखेंगे अभी। और ठीक है, टॉपिक लगाओ इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीवी डायग्राम का। कुछ के बारे में अभी सिर्फ स्टार्टिंग में देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। पहला तो खुद से ही तुम लोग देखे जैसे पीवी डायग्राम में ऐसे एरो मार्क से ही बता दे रहे हो कि गैस एक्सपैंड कर रहा है या फिर कंप्रेस कर रहा है। खुद से तुम लोग बताए, बिना किसी के मदद से खुद से बता दिए। प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं इसके से क्या, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बस एक इंडिकेटर डायग्राम की मदद से बता सकते हो। खैर इस केस में जो पहला वाला केस है, इस केस में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में इसमें वॉल्यूम, इस डायग्राम में वॉल्यूम क्या हो रहा था? प्रेशर कम हो रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, ठीक है। वॉल्यूम को आप जब बढ़ा रहे हैं, जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय द गैस सिस्टम। आ रहा है समझ में? वर्क डन बाय द गैस, इसी को जैसे गैस वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। और या फिर वर्क डन बाय द गैस, गैस वर्ड नहीं लिखे, यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। और साइन कन्वेंशन अलग अलग किताब में, अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, और इस केस में क्या हो रहा था? वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसी वर्क डन को हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा रोटेशनल मैकेनिक्स में जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पहचानना आसान है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है ना। इसमें थोड़ा सा एनालाइज ही करना पड़ेगा। इतना ही में कुछ पता चल रहा है क्या कि ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? गेस करना पड़ा तो एंटी क्लॉक, हाँ सर, इधर जा रहा है ना, ये इधर है। सेकंड वाला क्लॉकवाइज है, पहला वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सोचो, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लॉकवाइज। ये ऐसा जा रहा है, देखो ऐसे, ये ऐसे इस तरह से है, ठीक है। फिर जैसे ऐसे गया ना, अब क्लॉक मतलब अगर घड़ी का ही कंसंट्रेशन देख रहे तो इसके बाद ये कैसे चलेगा? उसके बाद घड़ी ऐसे में जाता है। अगर ये पहला पाथ है, ये जैसे ले लिए पाथ,
ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे इसको वापस आना, जैसे गाड़ी चल रहा है तो चलते तो चला नहीं जाएगा, तो इसको जैसे वापस आना है तो इस तरह से आएगा ना, ऊपर करके आएगा तो उसका ये उपाय है, ऊपर कर कर आएगा। अगर जैसे अगर ये ऊपर करके आएगा तो इसका ये उपाय है, ऐसा समझ आ रही है बात। ऊपर करके जाएगा तो इसका ये नहीं सॉरी ठीक है, सही बात बोलो तुमने, सही नहीं मतलब गलत बात बोलो। ये जो है मतलब इसका ओरिएंटेशन जो है वापस आने का कैसा होगा, इसका ओरिएंटेशन वापस आने का ऐसा होगा, अरे समझिए इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा इस तरह से, समझ आ रही बात। दिस इज कंसीडर्ड एज क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लेना है, जो कि कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज के चक्कर में रहेंगे नहीं, हम लोग एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर ध्यान लगाएंगे, बट यही क्लॉकवाइज कंसीडर किया जाता है पीवी डायग्राम में, एंड इट इज कंसीडर्ड एज एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं हम लोग। बट हम लोग इस चक्कर में रहेंगे नहीं एक्चुअली में, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कंप्रेशन हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, इस चक्कर में करेंगे। बट एक्सपेंशन को कंसीडर क्लॉकवाइज किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम और इसको पॉजिटिव लेंगे, इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम और इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, लिखो। देखो फिर से आप लोग थोड़ा सा समझ लो, जैसे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं फिजिक्स में टॉपिक जो कि मैथ्स में भी पढ़े हैं आप लोगों को, और शुरुआत में आपको टॉपिक पढ़ाया गया था मैथमेटिकल टूल्स में, है ना, इंटीग्रेशन आपको समझाया गया था, वहां पर आपको एरिया बाउंडेड रीजन समझाया गया था, है ना, एरिया बाउंडेड रीजन, उसका थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ये सरफेस है, जैसे ये पढ़े थे ना एरिया बाउंडेड रीजन, आप लोग में से याद आ रहा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कर्व है, इसका एरिया कैसे लेते थे, इसका एरिया कौन सा कंसीडर करते थे, ये वाला एरिया लेते थे ना, सबको आ रहा है समझ में। इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है, मतलब एरिया कंसीडर करना है। इसमें एरिया कौन सा कंसीडर हुआ, ये वाला, है ना। इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये एरिया कैसे कवर हुआ है, एरो मार्क इधर है, ये एरिया कैसे कवर हुआ है, ऐसे 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 होते हुए, तो ये कैसा ओरिएंटेशन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। आ रही है बात समझ में। और इस पर कैसे एरिया, इसमें एरिया कौन सा कवर हो रहा है, एरिया इसमें ये कवर हो रहा है, इसमें कैसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये कैसा हो जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से समझना होगा, एरिया देखना पहले स्वेप्ट आउट, फिर उस एरिया से कहानी बनाना होगा। ठीक है, और एरिया का बात इसीलिए हो रहा है इसमें, ये इसको लिख लो ऐसे करके, शेड कर लो और ऐसे करके लिख लो। ठीक है, और यहां पर एरिया की बात हो ही क्यों रही है, एरिया की बात हो ही क्यों रही है, थोड़ा नीचे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो थोड़ा साइड करो, नीचे नहीं जाएगा। तो यहां पर ये चैप्टर का समरी है, यहां से स्टार्ट होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व will give us the value of work done। अरे बच्चों समझ में, खुद ही से आप लोग बता रहे, पीवी कर्व बनाएंगे और उसके एरिया निकालने से हमें क्या पता चलेगा, वर्क डन पता चलेगा। और अभी आप लोग को बताएं इसमें वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव है, ये वाला रीजन जो है वो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ऐसा वाला जो रीजन होगा वो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। याद आ रही है बात, सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जब आएगा तब ज्यादा समझेंगे, बट इसको ख्याल रखना, एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में जाएगा। अब क्लॉकवाइज कैसा, तो एरिया पहले देखना कौन सा वो कवर करेगा, उसके हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करना। क्लॉकवाइज होगा, एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे और वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एरिया कवर देखना, फिर एरो मार्क देखना, वहां से देखना कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर जाएंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस भी बनता है। एरिया निकाल रहे हो ना, एरिया मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम से एरिया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एरिया है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम से क्या आ जाएगा, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये कटेगा तो ये न्यूटन मीटर आएगा। न्यूटन मीटर इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया निकालने पर वर्क डन आएगा। तो इस बात सबको, और सिंपल से हिसाब किताब है ना, मोशन से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं। ये जरूरी नहीं है कर्व पर होगा, जरूरी क्या, मोस्ट प्रोबेबली कर्व पर नहीं ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह रहेगा तो एरिया निकालने में ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब से निकालेंगे। और कर्व रह गया तो तुम्हें भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, बिना इंटीग्रेशन करके आंसर नहीं आ पाएगा।
इस चीज को अपना ख्याल रखना, मैथमेटिकल टूल्स का काम पड़ेगा। 95% क्वेश्चन में रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें करते हैं कल आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू। ठीक है।